Hello everyone. So I will be taking Indian economy classes. So I hope you have gone through the syllabus. तो ये जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है ये बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है. इट इज़ फ्रॉम द वेरी बेसिक. तो इट डजेंट मैटर आपका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड है या नहीं, या इससे पहले आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. इट इज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम पूरा कवर करेंगे. सो नथिंग टू वरी अबाउट. एंड आई हैव कंपाइल्ड दिस कोर्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द यूपीएससी इंक्लूडिंग द एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स. तो मैंने सारा वहाँ से उठा के यहाँ पे कंसोलिडेट किया है. सो यू नीड नॉट टू रन बिहाइंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज. आप बस इस कोर्स पे फोकस कीजिए एंड यू विल सेल थ्रू. सो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट इज़ अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट. तो ये बहुत लॉजिकल है. इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा या कुछ रटना पड़ेगा. इट्स अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट. आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट समझिए और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन जस्ट विद अप्लाइंग द कॉमन सेंस एंड द फ्यू कॉन्सेप्ट्स विच वी विल लर्न इन दिस कोर्स. एंड विद रिस्पेक्ट टू द नोट्स फॉर दिस क्लास, जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने बिल्कुल जो यूपीएससी के नोट्स होने चाहिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनाई है. यू कैन सिंपली डाउनलोड दिस प्रेजेंटेशन. वो आपके ऑलरेडी नोट्स हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. तो व्हाट आई विल सजेस्ट, आप क्लास से पहले ये प्रेजेंटेशन अपने पास डाउनलोड करके रखिए और फिर जो हम क्लास में जो भी एडिशनल पॉइंट डिस्कस करेंगे वो आप वहाँ पे अपने नोट्स उसमें ऐड करते रहिए. तो आपके पास एक पूरा नोट्स रेडी हो जाएगा. इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. वो मैंने आपके लिए करके रखा है इसमें. तो आई हैव डन. अभी आप जब देखेंगे आगे तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल वो एक जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स को जैसे नोट्स बनाने चाहिए, मैंने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है. तो इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा और रिवीजन में बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा. इट्स वेरी कंसाइज प्रेजेंटेशन. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सो वील स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. या ये यहीं से आपका बेस बनना शुरू होगा. सो what this definition says that economics is a subject which is related to the optimum use of productive resources. So one part is optimum use, yeah, then maximize the productivity. So the optimum use of resources to maximize the productivity for the human material want. Optimum use means कि you should not waste the resources, क्योंकि स्कैरसिटी है ना रिसोर्सेज की. सो देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं देन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट. एक बार आप जो भी ह्यूमन वांट्स हैं उसके लिए अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इट डजेंट मैटर कि आप उसको ऑप्टिमली यूज़ कर रहे हैं या फिर आप उसको केयरलेसली यूज़ कीजिए. अगर वेस्ट भी कर रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट. बट जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दोज आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स आर काइंड ऑफ अनलिमिटेड. तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को अगर हम मीट करना चाहेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज से तो डेफिनेटली देयर शुड बी द ऑप्टिमाइजेशन ऑन द यूसेज to maximize the productivity. So this is the underlying principle. Then we broadly divide the economics into two parts. So one is microeconomics, the other is macroeconomics. Yeah. So microeconomics studies the behavior of individual economic units. So what are these economic units? Economic units are like जो अपने economic system है, एक जो अपना economy है उसमें जो इंडिविजुअल यूनिट्स वर्क करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, राइट, इंडिविजुअल फर्म्स, कंपनीज. ये अगर आप इनको इंडिविजुअली लेंगे देन इट विल बी स्टडीड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल कि इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन, एक पर्सन की इनकम या फिर एक कंपनी का आउटपुट, राइट. सो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इन सारे इनपुट्स को एट एग्रीगेट और एवरेज लेवल पे देखते हैं. सो दैट इज़ लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इकोनॉमिक्स. नाउ वी लुक इनटू द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. So these are the main broad 5 features of the Indian economy. So this defines what are the major characteristics of the Indian economy. तो पहला है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी. तो जो इंडिया है
जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज़ अंडर डेवलप्ड, और इट इज़, और यू कैन से डेवलपिंग, बोथ आर लाइक यू कैन use any of the words. So but don't get confused with like underdeveloped with the undeveloped. It is not undeveloped or the least developed countries, it is underdeveloped. Yeah. Then India is a mixed economy, which means it has both the characteristics of socialist as well as capitalist. Planned economy, we have a planned economy, which means our government makes a plan that how the economy should be for the upcoming years. Yeah. Then market oriented economy, which means like the resource allocation in our economy is majorly driven by the market forces with a very limited government intervention. And we have a very progressive economy. So ये 5 broad categories हैं. तो आज की क्लास में हम इन 5 कैटेगरीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद the first characteristic, which is underdeveloped or developing country. तो हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री और अ डेवलपिंग कंट्री. तो ये किस बेसिस पे, लाइक व्हाट इज द बेसिस, या ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं विच टेल्स दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और इट इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री कंपेयर टू अदर कंट्रीज. So one is low standard of living. So we said like the majority of the population have a low standard of living in India. What does that mean? Low standard of living हम किससे measure करेंगे? Income से. So income of the peoples, right? Not as a whole, GDP as a whole, right? क्योंकि GDP एक बहुत अलग picture देता है जो अभी हम आगे समझेंगे कि why what is the logic behind the GDP and per capita income. So low per capita income is an indicator which justifies the low standard of living. So per capita income को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अपने कंट्री की नेशनल इनकम है उसको अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं. एंड इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लाइक कंसिडरेबली बिलो द वर्ल्ड एवरेज. तो एक जो वर्ल्ड एवरेज है वो समवेयर अराउंड $16,800 to $17,000 के आसपास का रहता है, और वहीं पे इंडिया का है अराउंड $7,200, राइट. जो ये डेटा है वो अपडेट होता रहता है. तो लाइक बिफोर द एग्ज़ाम यू कैन जस्ट रेफर सम ऑफ द मेजर जो इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं, अपना जीडीपी ग्रोथ और मेजर ग्लोबली जो टॉप कंट्रीज़ हैं या जो लीस्ट कंट्रीज़ हैं उनका एक बार ऐसे आप देख लीजिए बस. हाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, तो जो अपने यहाँ इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकम इनइक्वालिटीज़ वो काफ़ी ज़्यादा हैं. लाइक देयर आर 2 एक्सट्रीम्स, लाइक जो रिच हैं वो बहुत रिच हैं, जो पुअर हैं वो बहुत पुअर हैं, राइट. कि मतलब उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, एंड जो रिच हैं वो इतने रिच हैं कि दे आर लाइक ओनिंग द मल्टीपल प्राइवेट जेट्स एंड ऑल. So with reference to inequalities there is a Kuznets hypothesis. So what this Kuznets hypothesis says that as an economy develops, जब एक इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है तो मार्केट फोर्सेस पहले तो इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं उस इकोनॉमी में, बट उसके बाद अपने आप इनइक्वालिटी कम हो जाती है. आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जाम्पल. लाइक सो I will explain you with a graph. So what it says कि अगर ये आपकी पर कैपिटा इनकम है और ये इनइक्वालिटीज़ हैं, तो जब आपकी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी. मतलब कि ये पर कैपिटा इनकम अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी. बट अभी देखिए इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये इनइक्वालिटीज़ कम होने लगेंगी. सो इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, कि जो ये पॉइंट है यहाँ पे आके क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं कंट्री में, ठीक है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जो भी इंडस्ट्रीज है, वेदर इट इज़ सर्विस सेक्टर और वेदर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. प्लस जो टैक्सेस हैं, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपके जो टैक्सेस हैं तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा.
अभी गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा, सो इनिशियली एकदम से ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, टैक्सेस यहाँ पे भी आएंगे, बट गवर्नमेंट विल ऑल्सो नीड सम टाइम टू हैव द सरप्लस। तो एक बार उनके पास कंसिडरेबल अमाउंट में टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होगा, देन गवर्नमेंट विल स्टार्ट स्पेंडिंग दिस टैक्स फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वो जो सोशल वेलफेयर के लिए स्पेंडिंग होंगी, एट द सेम टाइम इस प्रोसेस में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। सो आफ्टर दिस पॉइंट इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो कजनेट हाइपोथेसिस बोलता है, कजनेट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लाइक कि देयर विल बी ए ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मीन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोग लाइक द पीपल विल गेट रिच एंड एट द सेम टाइम द डेवलपमेंट विल trickle down to the lower strata of the society. Yeah. Then predominance of agriculture. So अपना जो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी का, विच इज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द एम्प्लॉयमेंट, नॉट पर से जीडीपी। सो आई हैव सम डेटा हियर, सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस। सो first I have put the GDP data and then the employment data. So if you see, just ignore this 1947 data, like first focus on the current data for GDP and jobs. If you see, agriculture is contributing 16% towards the GDP, but employment is like 49%. Yeah. So what does it indicate? ये indicate कर रहा है कि यहाँ पे GDP growth like GDP contribution is only 16%, which means कि यहाँ पे पैसा कम बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर पैसा कम बन रहा है, बट यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। लाइक सी फॉर 16% ऑफ द लाइक 16% कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में है, बट 49% एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। तो जब ये वेरिएशन है, तो ऑब्वियसली जो 49% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों का इनकम क्या होगा, पर कैपिटा इनकम क्या होगा, या जो भी उनका इनकम निकल के आएगा वो काफ़ी कम होगा, राइट। देन एट द सेम टाइम इफ़ यू सी द सर्विसेज सेक्टर, इट जस्ट शोज अ ऑपोजिट पिक्चर। यहाँ पे इसका GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड 55-56% है, बट ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केवल 27% दे रहा है। तो वन थिंग इज़ कि यहाँ पर जो जॉब्स हैं, दोज आर वेरी लाइक गुड पेइंग जॉब्स। यहाँ पे जो लोग अर्न कर रहे हैं, दे आर अर्निंग वेरी गुड, क्योंकि 56% के कॉन्ट्रीब्यूशन पे आपको केवल 27% जॉब्स हैं। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एज वेल। So what does this indicates? This indicates that it is a jobless growth situation, which means कि जितना आपका GDP बढ़ रहा है सर्विसेज सेक्टर में, या जो आपका GDP का कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है सर्विसेज में, वो उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पा रहा है। या सो दिस इज़ अ क्लासिक सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। अभी हम आगे और डिटेल में समझेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे द व्हाट द जॉबलेस ग्रोथ इज, व्हाट आर द रीजंस एंड एवरीथिंग। देन अदर नेक्स्ट फैक्टर इज लाइक the same, we are continuing with the same underdeveloped or developing country. So what are the other indicators which justifies this statement? So other is high population growth rate. So growth rate is high. Here we are not talking about high population, we are talking about high population growth rate. तो population का growth high है, तो जब growth high होता है तो उससे क्या होता है कि like every year there is a like big chunk of new population is coming, like एक बड़ा चंक population का बढ़ जाता है। तो आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं लाइक रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, वो आपको हर साल नए बनाने पड़ते हैं, उसको एक्सपेंड करना पड़ता है उसी प्रोपोर्शन में। या सो देयर इज अ थ्योरी ऑल्सो, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. In this theory, like we have considered three stages: stage 1, stage 2 and stage 3, which is like primitive, transition and modern society. तो primitive society में क्या है कि जो अपनी primitive societies होती थी पहले, तो where birth rate was very high, कि एक फैमिली में 7-7, 8-8 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है. Then at the same time death rate was also very high. तो
पॉपुलेशन ग्रोथ हाई नहीं था प्रिमिटिव सोसाइटी में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे बट उसी टाइम उनमें से काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे। कि पहले जैसे 5 या 6 बच्चे भी होते थे तो उसमें गारंटी नहीं होती थी कि एक भी सर्वाइव कर जाएगा, राइट, देयर इज़ नो गारंटी। तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती थी। देन कम्स द ट्रांजिशन फेज। सो ट्रांजिशन फेज में क्या है कि बर्थ रेट अभी भी हाई है बट डेथ रेट कम हो गया है। सो डेथ रेट क्यों कम हो गया? सो लाइक पहले डेथ रेट हाई क्यों था? क्योंकि देखो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, राइट, तो ऑफ कोर्स डेथ रेट हाई था। अभी ट्रांजिशन में क्या हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हुई लोगों को, तो डेथ रेट कम हो गया है बट स्टिल बर्थ रेट इज़ हाई। तो ऐसा क्यों है? लाइक यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक थ्रू कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया है, अभी वो सिचुएशन नहीं रही, अब अगर 3 या 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अभी 3-4 वो सर्वाइव कर रहे हैं पूरा, स्टिल द बर्थ रेट इज़ हाई। उसका रीज़न ये है कि बर्थ रेट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। दिस इज़ मोर रिलेटेड टू द सोसाइटी। अभी आपकी सोसाइटी वैसी बन गई है एक कि वेयर हैविंग मोर चिल्ड्रंस इज एन लाइक नॉर्मल थिंग और इट इज़ अ नॉर्मल सोसाइटल नॉर्म। तो इसको चेंज होने में अभी टाइम लगता है, राइट। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, डेथ रेट कम हो गया बट बर्थ रेट इज स्टिल हाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो गई है एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके बाद आता है मॉडर्न सोसाइटी। सो इन मॉडर्न सोसाइटी व्हाट हैपेंस, लाइक death rate is already lowered, so it is low, and at the same time people are getting educated and they are moving, like they are deviating from their earlier practice of having like more children. So now they are making some informed decisions and the population, like the birth rate is also coming down. So in this case the birth rate and death rate both are low and then population growth will also be low. So now India is somewhere between this. So we are moving towards the modern society with the low population growth. Yeah. Now dualistic economy. So this is the another indicator. So dualistic economy, what dualistic economy means कि यहाँ पे जो अपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेक्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा शार्प डिफरेंस है। शार्प डिफरेंस इन द सेंस मॉडर्न सेक्टर्स लाइक कि जो अपना सर्विसेज सेक्टर आईटी है या ऑटोमेटिव सेक्टर्स जो हैं अभी जो आए हैं, वहाँ पे तो हमने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों का भी इम्प्लीमेंटेशन देखा है। वहीं एट द सेम टाइम इफ़ यू सी द हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ पे अभी भी वो 30 साल 40 साल पहले की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ शार्प डिफरेंस और इसकी वजह से भी दिस इज़ ऑल्सो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर इंडिया टू बी अ अंडर डेवलप्ड इकनॉमी। क्योंकि शार्प डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो अभी सेक्टर्स इवॉल्व नहीं हो पाए हैं या जो मॉडर्नाइज नहीं हो पाए हैं, दे कांट कम्पीट विद द ग्लोबल प्लेयर्स, राइट। कि उस सेक्टर में जो ग्लोबली तो एडवांसमेंट हो गया है बट अभी इंडिया में नहीं हो पाया, राइट। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ सच एग्जाम्पल कि अपने यहाँ एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आया है अभी, जबकि if you see in other developed countries there is a like huge technical advancement in agriculture, right. Then low level of well-being. So this is also somewhat related to the other indicators, which is like, so food security and nutrition deficiency is there, then lack of and it is due to the lack of basic infrastructures like school, hospitals and all. Then high unemployment and poverty. So this is one of the indicator, and unemployment and poverty हम poverty आगे इसके बाद जो next topic होगा उसमें हम डिटेल में लेंगे. And then scarcity of capital. This is also one of the reason कि scarcity of capital. Of course जब development तभी आएगा जब आपके पास huge capital हो invest करने के लिए. So there is a scarcity of capital. अभी इस पे भी काफ़ी efforts, गवर्नमेंट भी काफ़ी efforts कर रही है कि
कैपिटल इन्फ्यूज़ हो, बाहर से FDIs के थ्रू आए, राइट. सो all those efforts government is also making. Then next feature is mixed economy. So India is a mixed economy. So what does mixed economy mean? So let's understand what kind of economies are, or like how it is categorized. So broadly it is categorized into 4 categories: capitalist economy, socialist economy, mixed economy, and communist economy. So we will see one by one. So in capitalist economy, it is like it is majorly dominated by the private sector, and it's a very liberal economy where government intervention is very less, right, and resource allocation is mostly as per the market mechanism in the sense कि market में demand supply के according ही resource allocation होगा. It's not like there is no quota or no specific no any special support to any sector of the industries, right. Then ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्योंकि सारा प्राइवेट सेक्टर ही है, तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मतलब जो मोटिव रहता है वो या ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो इसकी वजह से जो एडवांटेज है कैपिटलिस्ट सोसाइटी दैट इज़ हाई एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन. सब प्राइवेट सेक्टर में एक दूसरे से कंपटीशन है क्योंकि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो इसलिए इफ़िशिएंसी बहुत हाई रहती है यहाँ पे. सिस्टम या जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं दे आर वेरी हाईली एफिशिएंट इंडस्ट्रीज. बट द ड्रॉबैक इज सोशल इनजस्टिस, क्योंकि देयर इज अ कैप. यहाँ पे क्या है कि सबको प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी की तरफ जाना है, राइट. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, राइट, सो देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ देम. So the example is like Japan, US, UK are some of the developed economies which are the capitalist economies. Then socialist economy is just opposite to the capitalist economy. Here public sector is predominant. Yeah, so there are like rigid government regulations, so you need licenses, permits, quotas and all. So then resource allocation is as per economic planning, so government will do the economic planning, then government will allocate the resources, yeah, as per the plan. So they will put the ceilings that okay, these like this much of these resources can be utilized. For example, like coal minings and all, they will have the license and permits. Objective is social welfare. So here objective is not to maximize the profit but to maximize the social welfare. So there is a low efficiency is because of the 2 reasons. One is the profit is not the first criteria, so it is profit is not the objective, so there is no such competition in the market. Second is the objective is of social justice, so it functions in such a way that even at a higher cost, if social justice is served, then they will go with that option. And there are few countries like Armenia, Georgia, etc., which are like socialist in nature. Then mixed economy. So India is mixed economy. It has taken the traits of both capitalist and socialist economy, and we are slowly moving towards the capitalist economy. So whatever the positives of the capitalist as well as of the socialist we have taken. So it has like it is self-understood and self-explanatory that it has the features of both, and there are like both public and private sectors. So what here resource allocation is modified market mechanism. There is a term we use as a modified market mechanism, in which it means that generally it is through the market mechanism, but wherever required their government will do the intervention, yeah, for the welfare of the society, so that some of the underprivileged people should not be left behind, sorry. And so the benefit is it achieves both efficiency as well as social justice, and at the same time the drawback is also the same, that so it neither achieves efficiency nor the social justice at the highest, yeah. Then communist economy.
सो दिस इज लाइक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. यहाँ पर कुछ भी प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है. एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट. It is also called as egalitarian or classless society. So it is considered as an ideal society, but इसके अपने drawback हैं. Like there are very major flaws जिसकी वजह से ये achieve नहीं हो पाता है. Yeah. So one is like there is no motivation to work. कि तो इसको बोलते हैं कि from ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी. जिसकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट करेगा और जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो ले लेगा. तो यहाँ पे क्या है कि किसी को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है कि अगर कोई वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो मोटिवेशन चला जाता है. तो सो दैट्स वाई दिस इज काइंड ऑफ अ फेल्ड सिस्टम. सम कंट्रीज इनिशियली ट्राइड बट इट डिड नॉट वर्क आउट. ओके, सो हियर इज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन. Why India cannot adopt capitalist economy if it has proved to be the best form of economy? Yeah, so अभी जो भी major western developed countries हैं, right, those all are capitalist economy and they have a very high standard of living, like people well-being भी काफ़ी अच्छा है, right, per capita income अभी like everything is good and all the major economies are trying to get there, right, and even India is moving to achieve that, right. Why we can't just adopt the capitalist framework? So the reason is why India cannot adopt capitalist economy. So it is like, yes, it capitalist economy is a good form now. They are in the good condition, but the process of transformation, when it will transform from our current situation, the transformation is very painful and it is very you can say even it is inhuman and too much of social injustice will be there even in the countries like America. Yeah, when they started the capitalist economy and this economic reforms and development started, the lower strata of the people suffered a lot. Those were like very inhuman kind of situations you could have seen in the UK and United States, right. So India don't want to go through that path. Like we through the mixed economy we can manage, we can adopt all the positive things of the capitalist economy and at the same time we can adopt the features of the socialist economy as well, which are required for the upliftment of the lower strata of the people. तो इसलिए हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो प्रोसेस बहुत पेनफुल है. ओके, सो जस्ट नोट अ थिंग दैट इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस. ये इंडिपेंडेंस से ही हम मिक्स्ड इकोनॉमी हैं. एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमारा जो इंक्लिनेशन था वो कैपिटलिस्ट की तरफ मूव होने लगा. ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म से पहले हमारा इंडिया का इंक्लिनेशन जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था, बट वी वर नॉट सोशलिस्ट इकोनॉमी. हम स्टार्टिंग से लाइक आफ्टर सिंस इंडिपेंडेंस वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी. देन प्लान्ड इकोनॉमी. सो वी आर प्लान्ड इकोनॉमी. As I mentioned that we have like earlier we used to have 5-year plan, now we have national development agenda and all those things. Then market oriented economy. So after the LPG it is like one of the major evolving feature. Then progressive economy. So progressive economy means like we are the like one of the fastest growing economy in the world, right, increasing share in our global GDP as well as increasing share in the world trade. So अभी इनकी वजह से कि जो हमारा ग्लोबल जीडीपी में शेयर बढ़ रहा है, ट्रेड में बढ़ रहा है, उसकी वजह से लाइक अनदर बेनिफिट वी आर गेटिंग इज़ कि हमारा जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमारा वोटिंग पावर या जो कोटाज है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से, राइट. देन इंक्रीज शेयर इन सर्विसेज, हाई फॉरेक्स रिजर्व्स, राइट. तो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे हाई हैं, सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी एंड फॉरेक्स रिजर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. And after this Sri Lanka crisis, like everybody has realized that realize the importance of forex reserve. Yeah, India is a part of some major global groupings like G20 and BRICS, and of course India is third largest economy. So we are a very progressive economy.
Okay, now there is just a one table I have prepared to just give you some idea that size of economy, level of development and progress rate has nothing to do with each other as such, कि ये इंडिपेंडेंट हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर साइज ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, या साइज ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है तो प्रोग्रेस रेट ज़्यादा होगा. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो फॉर इसके लिए जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. इंडिया साइज ऑफ इकोनॉमी, यस, it is huge, right? We are the third largest economy. For US also it is huge, and Singapore, it is a very small economy. It's just a kind of city, right? दिल्ली से भी मतलब छोटा सिटी है. It's like a whole country. तो साइज ऑफ इकोनॉमी अगर तुम एब्सोल्यूट टर्म्स में हम लोग अगर उसको देखेंगे तो उसका जीडीपी बहुत छोटा है. बट लेवल ऑफ, व्हेन वी सी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया का लेवल ऑफ डेवलपमेंट लो है, ठीक है. बट एट द सेम टाइम यूएस का हाई है, सिंगापुर का, okay, there is a mistake, it's a very high. Singapore level of development is very high. Then progress rate, so progress rate India ka very high, it's very high. We have just seen the fifth point. Yeah. Then US का relatively low है क्योंकि they are quite stable, क्योंकि वो काफ़ी अभी डेवलप हो गए हैं. तो आफ्टर रीचिंग a certain extent फिर वो पेस स्लो हो जाता है, of course. And Singapore also it's low. So now next topic we'll take it in our next class, which is like socio-economic issues in India. So we will look into the socio-economic issues like inequalities, unemployment and poverty, and then we will discuss in detail, but that is for the next class. So for this class so that's all for this class. Yeah, and we will cover this topic like the socio-economic issues in India in the next class. So thank you so much.